स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पार्ट 2 था जिसमें क्वाड्रेटिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हमने एजेस पे ख़त्म किया था और हमने एजेस के कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर आपसे प्रेजेंट एज किसी की भी बोले, अगर आप उसे एक्स मान रहे हो तो प्रेजेंट मतलब एक वर्ड होता है अगो। अगो मतलब होता है जब आप पास्ट में बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल लिखा है 2 ईयर्स अगो, तो इसका मतलब आज से 2 साल पहले आप भी 2 साल छोटे होगे और अगर आपकी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हैं वो सब 2 साल छोटे होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि पेपर में जो सिली मिस्टेक होती है कि हम एक पर्सन को तो छोटा कर देते हैं लेकिन दूसरे को भूल जाते हैं। प्लस ये बात भी आपको याद रखनी है, हैंस मतलब होता है फ्यूचर। तो फ्यूचर हो तो इसका मतलब आप भी बड़े होगे तो सामने वाला भी। तो 2 ईयर्स हैंस लिखा है अगर, तो इसका मतलब है कि आप जो भी प्रेजेंट एज है उसमें आप 2 को प्लस कर दोगे। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। द प्रोडक्ट ऑफ रामू एज इन 5 ईयर्स अगो एंड हिज एज 9 ईयर्स लेटर। मतलब अगर आज मैं मान के चलती हूँ कि जो रामू है उसकी एज एक्स है, ठीक है, तो 5 ईयर्स अगो क्या होगी एज, सिंपली है 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल छोटा होगा। और आज से 9 ईयर्स लेटर, लेटर का मतलब भी क्या हो गया, एक तरीके से फ्यूचर ही हो गया। तो इसका मतलब है 5 ईयर्स नहीं, 5 नहीं है, 9 ईयर्स लेटर। तो 9 ईयर्स लेटर का मतलब हो गया x प्लस 9। अब बोला क्या है, प्रोडक्ट मतलब आज से 5 साल पहले और आज के 8-9 साल बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट जो है वो 15 होगा। इसका मतलब x माइनस 5 और x प्लस 9 इक्वल्स टू कितना है 15। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x माइनस 45 और ये माइनस का 15 इधर आ गया। तो आपको पूरा मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक में ये हो जाएगा 15 है तो आपका आ जाएगा 10 और 6, बिल्कुल सही। तो ये हो गया 10x माइनस यहाँ पर हो गया 6x माइनस 60। तो कॉमन लिया हमने तो हमें मिला x प्लस 10 और माइनस 6x प्लस 10। माइनस कॉमन लिया है इसलिए ध्यान रखना है। तो x की वैल्यू जो है आपको 2 मिलेंगी जिसमें हमें पॉजिटिव वाली लेनी है, मतलब x की वैल्यू 6। तो रामू जो है वो 6 ईयर का आज है। अब जो भी पूछा जाए, वैसे तो प्रेजेंट ही पूछा है तो आपका आंसर यहीं फिनिश हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट एजेस पे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो बच्चों को। इसमें लिखा है द एज ऑफ फादर इज़ ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। इसका मतलब जब भी आपको ऐसा कुछ दिखे ना, आप ये देखो पहले कि उसमें है कितने पर्सन। जैसे यहाँ पर क्या है, फादर है तो हमने फादर की एज को मान लिया x और दूसरा पर्सन है सन तो हमने सन की एज को मान लिया y। अब पहली लाइन ध्यान से पढ़ना, एक आपको मैं ट्रिक बता रही हूँ। कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखती है क्वेश्चन में, मान लो आपको स्टेटमेंट से नहीं समझ आ रहा, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, कुछ भी है, इसका मतलब इक्वल होता है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द एज ऑफ फादर, फादर की एज क्या है x, एज आ गया, ठीक है। ट्वाइस, ट्वाइस के बाद जो लिखा है हम उसी में ही मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ सन, मतलब सन की एज हमने क्या मानी थी y, तो y का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब बोला 8 ईयर हैंस, ध्यान रखना है दोनों को 8 साल बड़ा करना है। तो फादर आज जो है प्रेजेंट एज फादर की कितनी है, x है, मतलब 8 साल बाद हो गए 8 प्लस। उसने बोला है 8 ईयर हैंस द एज ऑफ फादर विल बी। पहले तो भाई जब इसको 8 ईयर बड़ा करोगे तो सन को भी 8 ईयर बड़ा करोगे। तो उसने बोला है जो 8 एज फादर है विल बी, देखो हेल्पिंग वर्ब आ गया। 4 मोर देन, जब भी मोर देन लिखा ना तो उसके बाद वाली चीज़ को पहले पढ़ो। तो क्या लिखा है 3 टाइम्स द एज ऑफ सन, मतलब 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई द एज ऑफ सन, मोर है मतलब प्लस 4। ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब आप पहली वाली इक्वेशन में से वैल्यू को पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर, तो हमने यहाँ एक्स की जगह पुट किया और ये आ गया 3y प्लस 24 प्लस 4, हमने इसको माइनस में ले गए 2y स्क्वायर माइनस 3y, 24 और 4 हो गया 28 और ये उधर आके हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको सॉल्व करने में तो कोई बड़ी बात है नहीं, 20 और 2 है मतलब 40 है और मुझे 40 से बनाना है जिससे ये हो, तो 8 और 5 हो जाएगा, साफ दिख रहा है 8 5 जा। तो आपने लिख दिया 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 5y माइनस 20 और यहाँ से आपका 2y कॉमन आया तो 4 और यहाँ से 5 कॉमन आया तो भी 4। तो आपको यहाँ पे 2 वैल्यूज़ मिली और हमने बताया है कि नेगेटिव तो ले नहीं सकते, कोई एज नेगेटिव में तो होती नहीं, यही आएगी y की वैल्यू 4। इसका मतलब y 4 है, मतलब सन जो है वो 4 का है। अगर सन 4 का है तो अगर आप इसमें पुट करते हो तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 2 32। इसका मतलब है सन जो है फादर जो है वो 32 ईयर्स के हैं। ये हो गया यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी एज का ही क्वेश्चन है। इसमें लिखा है अ बॉय इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, मतलब जो बॉय है यानी यहाँ 2 लोग हैं, बॉय है और सिस्टर है।
बॉय को हम x मान लेते हैं, सिस्टर को y। तो ध्यान से पढ़ो पहली लाइन, बॉय मतलब x, इज आ गया इक्वल, ट्वाइस है 2, ओल्ड एज सिस्टर y, ये बन गया फर्स्ट। कुछ भी इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इसी बात को ध्यान रखो। 4 ईयर हैंस मतलब 4 साल बाद, तो 4 साल बाद दोनों ही 4 साल बड़े हो जाएंगे। तो 4 ईयर हैंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है 160। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आप फर्स्ट वाले में से वैल्यू निकाल लो, x की क्या है 2y, तो आप पुट करो इधर, तो 2y + 4 और ये हो गया y + 4 इक्वल्स टू क्या है 160। मल्टीप्लाई किया 2y² 8y + 4y + 16 इक्वल्स टू 160। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2y² ये हो गया आपका 12y और ये 16 है और ये माइनस में 160 इधर चला गया। अब हम 160 में से माइनस कर देते हैं ऐसे, तो ये हो गया 2y² + 12y माइनस हमारा आ जाएगा यहाँ पर 144। अब ये बड़ी दिख रही है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, y² + 6y - 72 इक्वल्स टू 0, मतलब एक ये बन गई आपकी सिंपल क्वाड्रेटिक। 72 से 6 बनाना है तो 12 6 = 72, तो इसका मतलब हो गया आपका 12y। अगर आपको ऐसा लगे ना मैं इतनी जल्दी कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रही हूँ, तो वो उसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि उसको मैं कितने क्विकली कर सकती हूँ। ये सब प्रैक्टिस की बात है, आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आ ही जाएगा। y - 6 और y + 12 दो आए हमारे, y हम पॉजिटिव ही ले सकते हैं, इसका मतलब y आ गया 6। y हमने किसको माना था, सिस्टर को, मतलब सिस्टर 6 है, तो 66 सिस्टर की जब 6 ईयर एज है तो 6 × 12 ये हो गई x की वैल्यू 12, मतलब बॉय जो है वो हो गया 12 ईयर्स का और सिस्टर जो है वो हो गई 6 ईयर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब यहाँ लिखा है 7 ईयर्स अगो। सबसे पहले पढ़ते हैं कौन यहाँ पे, रोहित की एज है और गीता है, तो हम रोहित की आज की एज x मान लेते हैं और गीता की आज की एज जो है वो y मान लेते हैं। 7 ईयर्स अगो मतलब रोहित भी 7 साल छोटा और गीता भी 7 साल छोटी। अब बोला है रोहित एज, ये रोहित एज है वॉज, हेल्पिंग वर्ब आ गई, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, स्क्वायर ऑफ गीता एज, हमने गीता की एज का स्क्वायर कर दिया। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। कुछ नहीं है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है आप बस उसको पढ़ो और उसको पढ़ते ही आपकी वैल्यूज़ अपने आप बनती जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या बोला है, 3 ईयर हैंस मतलब 3 ईयर हैंस, तो दोनों पहले 3 साल बड़ा करो। अब ध्यान से पढ़ो, गीता एज ये है गीता, ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसे पहले लिख सकते हो, गीता की एज इज़ 2/5 ऑफ रोहित एज, यानी रोहित की एज। ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें से ना निकाल के इधर से वैल्यू निकाल लो। ये उधर चला गया, 5y + 15 इक्वल्स टू 2x + 6, ये हो गई 5y - 2x इक्वल्स टू 6, थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तो स्क्वायर में है तो आप प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप एक काम कर लो, इधर से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5y - 7 का स्क्वायर + 7, इस x की वैल्यू पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में जो सिंप्लीफाई वाली है, पुट इन थर्ड। जब आप इसे थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5y - 2x इक्वल्स टू 6, है ना, और आई थिंक क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ये था ना, हाँ, और यहाँ दे रखा है x = 5 y - 7 का स्क्वायर, x = 5 y - 7 का स्क्वायर + 7, ये थी हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 5 एक बार चेक कर लिया, ठीक है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू इधर पुट कर दी हमने, x की जगह 5 y - 7 का स्क्वायर + 7 इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया 5y - 2 ब्रैकेट में खोला इसे, a² + b² - 2ab + 7 इक्वल्स टू 6, तो ये हो गया 5y माइनस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 10, ठीक है, और यहाँ क्या है y² + 49 - 14y, और ये 2 का इधर भी हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 6, तो ये आ गया 5y - 10y², साइन चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस का 49 प्लस का 14y, यहाँ साइन जो है वो इसमें भी चेंज होगा देखना, क्योंकि ये फुली ब्रैकेट में है, -2 इंटू दिस है, तो यहाँ भी आएगा -14 - 6 इक्वल्स टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी 10y² माइनस का, और 14 और 5 हो गया 19 का y, ये हो गया 20 और ये हो गया माइनस का 69। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ी सी क्वाड्रेटिक दिख रही है तो कुछ नहीं है, आप इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, और कॉमन लेने के बाद आपको ये जो क्वाड्रेटिक मिलेगी वो आपको फाइनली मिल जाएगी, जहाँ से वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू 9।
y आ गया 9, अब y को आप किसी में भी पुट कर दो, आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसका मतलब है गीता की एज तो हो गई 9 और रोहित की एज जो है अगर मैं इसमें भी पुट कर दूँ तो 9 - 7 हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 जा 20, तो ये आ जाएगी 27। मेन था बस आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, वो आपको समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे अप्रोच करनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चंस हैं इस पे ये नया टॉपिक है। एक सेकेंड मैं इस टॉपिक को देख लूँगी, इसके बाद कोई क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन रह गया था। एक इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म शेडेड इज एक्स, द एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, मान लो एक पार्क है, ठीक है, और उस पार्क में आपने एक बीच में साइड में एक फुटपाथ बनाया है जिस पे चलते हैं, आपने देखा ही होगा पार्क में बीच में ग्लास है। तो ये जो है ना, इसने बोला है ये फिक्स है एक्स, ठीक है। अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, आपसे बोला है कि आप यूनिफॉर्म शेडेड पोर्शन बताओ। यहाँ शेडेड है नहीं, अब मान लो शेडेड पोर्शन ये है पूरा, ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला बाहर वाला, अगर ये शेडेड है, अगर मुझे ये निकालना है तो मुझे दिख रहा है एक बड़े रेक्टेंगल में से एक छोटे रेक्टेंगल को माइनस कर दूं तो शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो जो शेडेड पोर्शन है, आपको सिर्फ यहाँ पे मैं ये समझा रही हूँ, इस शेडेड पोर्शन को फुटपाथ भी कह सकते हैं पेपर में, ठीक है, नहीं तो इसको ट्रैक भी कह सकते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। तो इसमें आपको ये देखना है कि क्या है एक्चुअल में। बड़ा रेक्टेंगल है तो आपने एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल है ना, माइनस एरिया कर दिया आपने स्मॉलर रेक्टेंगल का। अब आपको ये देखना है कि बिग रेक्टेंगल के बारे में आपको क्या क्या पता है। देखो बड़े रेक्टेंगल में अगर आपको पता है तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों पता है, तो यानी 20 × 16 L/B होता है। लेकिन आप छोटे में आओगे तो देखो यहाँ से x कट गया और यहाँ से भी x कट गया, इसका मतलब ये पूरा 16 था, तो ये अंदर वाली वैल्यू आएगी 16 - 2x, ठीक है, 16 - 2x। और यहाँ पे जब आप इस लाइन को देखोगे तो ये पूरी लाइन जो है वो तो 20 है, लेकिन उसमें से इतना हिस्सा कट चुका है और इतना हिस्सा कट चुका है, तो बचा आपका एरिया कितना हो गया 20 - 2x, तो ये हो गया 20 - 2x। अब आपसे कुछ भी दिया जाए इसमें से तो आपको उसको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ये बस एक शेडेड पोर्शन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप अगर इस टाइप से कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कैसे करोगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट होता है, और ये होते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। इसलिए इससे पहले मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये वाटर है, ठीक है, और इस वाटर में एक बोट है। अब बोट हो सकती है, बोट को चलाने वाला बोट मैन हो सकता है, ठीक है, और जो वाटर है उसको वाटर पूछ सकते हैं, ये स्ट्रीम कह सकते हैं आपसे, या ये करंट भी कह सकते हैं। तो जो पर्सन चला रहा है उसकी स्पीड होगी, ठीक है, जैसे बोट या बोटमैन की, उसकी स्पीड को आप लेट इट बी एक्स मान लो, जो भी आपने मानी। और एक जो करंट होगा उसकी भी स्पीड होगी, यानी वाटर की भी कोई स्पीड होगी, आपने उसको वाई मान लिया। अब आप ध्यान से सुनना, अगर पानी इधर जा रहा है और बोट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, मतलब टूवर्ड्स दी स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, यानी जैसे स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी बोट की x है और स्ट्रीम की y, तो x + y। हमेशा बोट से कंपेयर करोगे चलाने वाले से, उसको पहले लिखोगे। अगर पानी इधर जा रहा है और बोट जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अगेंस्ट दी स्ट्रीम काम हो रहा है, तो जब अगेंस्ट दी स्पीड होगा तो रिलेटिव स्पीड मतलब बोट की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए x - y। इसी को दूसरे तरीके से समझो कि ये पानी है, इस पानी में कोई पर्सन है जो डूब रहा है, तो डूब रहा है का मतलब है कि अंदर जा रहा है, पर्सन है और वाटर है, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, एक पर्सन है x और ये। जब वो पानी के अंदर डूबेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डूबता ही जाएगा, यानी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो x + y। वहीं पर अगर पानी है और एक पर्सन बाहर आने की कोशिश कर रहा है तो पानी तो उसे बाहर आने नहीं देगा, उसकी स्पीड को कम करेगा, इसे हम कहते हैं अपस्ट्रीम, यानी स्ट्रीम से बाहर निकलना, तब रिलेटिव स्पीड होती है x - y। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी चीज़ को मैं अप्लाई करती हूँ यहाँ पर। देखो उसने क्या बोला है, एक बोट है जिसकी स्पीड है 32 km/h और एक स्ट्रीम है जिसकी स्पीड है 8 km/h। आपसे पूछा है आप सिर्फ बोट की अपस्ट्रीम बता दो, तो यानी स्पीड जो होती है अपस्ट्रीम में वो क्या होती है, मैंने क्या बताया, जब बाहर निकल रहा हो तो उसको डिफ़िकल्टी होगी, तो x - y, सीधे 32 - 8 यानी 24 km/h। बस एक बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है कि अपस्ट्रीम में क्या किया जाता है।
अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला है कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो है 15, यानी बोट की स्पीड हमने x मानी थी तो 15। इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम, मतलब पहले वो अपस्ट्रीम आई फिर वो डाउन स्ट्रीम, मतलब पहले कोई पर्सन बाहर निकला और फिर वापस गया। इस पूरे काम में उसको 4 घंटे 4 आवर्स 30 मिनट्स लगे, यानी मिनट्स को मैंने बदल दिया आर में तो 1/2। इसका मतलब है जाने और आने का मिला के 4.5 है, या फिर आप लिख सकते हो 9/2। अब अपस्ट्रीम है, टाइम का मतलब क्या होता है, टाइम का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आप जानते हो। अगर कोई पर्सन बाहर आ रहा है तो ये कितने बाहर आया, 30 किलोमीटर। इसका मतलब है अगर मैं उसके डिस्टेंस और उसकी स्पीड, अपस्ट्रीम है तो स्पीड माइनस एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम है तो डिस्टेंस अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9/2। डिस्टेंस कितना है, 30 है। बोट की स्पीड कितनी है, 15, यानी 15 माइनस वाई प्लस डिस्टेंस उतना ही वापस आए हैं तो 30 हो गया। इसकी स्पीड है 15 प्लस वाई इक्वल्स टू 9/2। अब आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपको इसको सॉल्व करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप इसको सिंपली करो। देखो इन दोनों में से आप 30 कॉमन ले लो, वो आपको हमेशा दिख सकता है, नहीं दिखे तो आप ऐसे करो। यहाँ पे हो गया 1/15 प्लस वाई इक्वल्स टू 9/2। यहाँ तक आपका हो गया। अब आप देखो ये आपका कट सकता है 30 और 9, तो आप इसे कट कर लो, 3 10 जा और 3 3 जा। ये यहाँ पर आ गया या तो 20 है ना, और यहाँ जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था जब भी आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना हो, इसका इससे एलसीएम लेने का सबसे ईजी तरीका होता है। इसका इससे मल्टीप्लाई किया और इसका इससे, यहाँ है 3, तो यहाँ माइनस और प्लस कट गया, यानी 15 और 15 हो गया 30, 30 इंटू 2 हो गया 20 हो गया 600, ठीक है, इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पर है 225 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर तो आ गया 600 और यहाँ हो गया 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7 और ये हो गया 675 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया। अब इसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने काटने में, 3 10 जा हो गया और 30 हो गया, कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है। 30 कॉमन लिया है, 9/2 है, 3 10 है और 30 है, और ये हो गया 20 और 15 और 50 30 हो गया, तो ये आ गया आपका 600 इंटू 3 है, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 3 2 जा 7 और 3 2 जा 6, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप चाहते तो इसको यहाँ पे डिवाइड मत करो, आप इसको सीधे कट कर लो, क्योंकि 75 से होगा नहीं। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे 3 का इससे कट करो, तो इसको कट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपके पास है 600 इक्वल टू 3, 225 माइनस वाई स्क्वायर, आपने इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 200, 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200 और वाई स्क्वायर आ गया आपका 25, यानी वाई की वैल्यू आ गई 5। ये किसकी स्पीड है, ये है करंट की स्पीड, और वही आपसे पूछी होगी। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो गया कि कैसे स्पीड वाले क्वेश्चंस को वो आपसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। अब आते हैं हमारा ये क्वेश्चन, ये भी हो गया, नहीं ये बचा है। देखो सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, मान लो हमारे पास 2 स्क्वायर हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि एक स्क्वायर की साइड क्या है दूसरे की क्या है, तो एक्स और वाई मान ली। उनके एरिया का स्क्वायर मतलब वो क्या होता है आपको पता है ना, साइड इंटू साइड, तो यानी एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 260, ये तो हो गया फर्स्ट। फिर बोला है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और आईसीएससी में अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देनी है, इग्नोर नहीं करना है। अब यहाँ बोला है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड, मतलब इसकी साइड 4x थी और उसकी 4y थी, इसका डिफरेंस है 24। ये हो गई सेकंड को थोड़ा सिंपली सॉल्व करते हैं, 4 कॉमन लिया और यहाँ पे आ गया आपका x माइनस वाई इक्वल्स टू 6, और सॉल्व कर लो x की वैल्यू 6 प्लस वाई। अब इसको आप पुट कर दो फर्स्ट में, जैसे ही आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे x की जगह, तो 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 260। तो यहाँ पे आपने लिखा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 260। ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 12y, और 260 है माइनस में 36 हो गया, तो ये हो गया माइनस का 224। चाहो तो आप इसे छोटा कर सकते हो, 2 से कॉमन लोगे तो ये आपका आ जाएगा 112। अब आपको 112 से 6 बनाना है, 18 और 14 और 8, तो यानी ये हो गया 14y माइनस 8y माइनस 112।
तो आपने यहाँ से कॉमन लिया तो y प्लस 14 और -8 कॉमन लिया तो y प्लस 14। इसका मतलब आपको y की 2 वैल्यू मिली, तो हमें तो पॉजिटिव ही लेनी है तो 8 वाली ले लेंगे। यानी ये अगर 8 है, मान लो ये 8 है, तो 8 प्लस 6 ये आ गई 14। तो दोनों साइड्स आ गई हमें स्क्वायर की, कि एक 14 हो गई और एक 8 हो गई। अब आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम मिसलेनियस की कैटेगरी में रखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, मैं आपके लिए एक छोटा सा पहला क्वेश्चन लाई हूँ, अगर आपको वो समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली समझ जाओगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, 320 रुपीज़ हैं, उसको आपको 8 बच्चों में डिवाइड करना है। कोई बड़ी बात नहीं है, 320 को अगर आप 8 बच्चों में डिवाइड करोगे तो आप कहोगे जो ईच चिल्ड्रन है ना, उसको कितने रुपए मिलेंगे, 320 डिवाइड बाई 8, है ना। मतलब जब भी आपको एक बच्चे के बारे में पता करना है तो जो भी आपके पास टोटल रुपीज़ हैं आप उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन से डिवाइड करते हो, ठीक है। आपको ईच का पता लगता है, हमने ये सीखा यहाँ से। अब उसने कहा है 2 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन दैम, अगर 2 बच्चे और ज्वाइन हो जाते हैं तो नाउ चिल्ड्रंस कितने हो जाते हैं आपके, टोटल 10। अब बताओ कि कितने रुपये मिलेंगे, कब ज़्यादा मिलेंगे कि कम। तो बेसिक सी चीज़ है, अगर 8 चिल्ड्रन है तो यहाँ पर आपने 320 को डिवाइड किया तो यहाँ पे आपको 32। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ये क्वांटिटी ठीक है जो भी हो सकती है पर्सन या कुछ, अगर ये इंक्रीज़ हो रही है तो जो ईच पर्सन है उसकी वैल्यू कम। आप ऐसे भी देख सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपसे पूछा है कितने, तो आपको दिख रहा है कि 8 रुपीज़ जो हैं वो हर बच्चे को कम मिल रहे हैं। यही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अब अपने क्वेश्चंस में कि कैसे हमें करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मिस्टर मेहरा ने अपने सर्वेंट को मार्केट में भेजा और 15 रुपीज़ लेके भेजा कि जाओ और ऑरेंजेस खरीद के लेके आओ। अब पता नहीं कितने ऑरेंजेस आने वाले हैं। उस सर्वेंट ने क्या किया, रास्ते में ही 3 ऑरेंजेस खा लिए और मिस्टर मेहरा से कहा कि 25 पैसे जो है ना, मतलब मार्केट में हो सकता है वो एक ऑरेंज 1 रुपये का मिल रहा होगा, लेकिन उसने मेहरा ने क्या कहा कि मेहरा से बोला उस सर्वेंट ने कि ये 1 रुपीज़ का नहीं है, ये 1.25 का है। लेट इट भी, मान रही हूँ मैं अभी ऐसा, पर मुझे नहीं पता कि वो कितने ऑरेंजेस मार्केट से लेके आया था। तो एक बेसिक चीज़ मान के चलते हैं हम कि वो मार्केट से उसको एक्स ऑरेंजेस मिले होंगे, ठीक है। कितने रुपए के, 15 रुपीज़ के। तो जैसे मैंने कहा था ना 10 चिल्ड्रन है, इतने पैसे हुए, तो एक ऑरेंज के प्राइस कितने होंगे, एक ऑरेंज का जो प्राइस होगा वो होगा 15/x, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सुनो, मिस्टर मेहरा को तो इतने ऑरेंजेस मिले ही नहीं ना, बाजार से मिले बेशक उस सर्वेंट को एक्स ऑरेंजेस थे, लेकिन उसने मिस्टर मेहरा को एक्स नहीं दिए थे, उसने रास्ते में 3 ऑरेंजेस खा लिए, तो उसके पास जो लेफ्ट ऑरेंजेस बचे वो बचे x-3, ठीक है। 3 ऑरेंजेस कम हुए। अब उसने मिस्टर मेहरा से कहा कि जो एक ऑरेंज है, अगर मिस्टर मेहरा कैलकुलेशन करेंगे तो वो तो इसके हिसाब से करेंगे, वो कहेंगे मेरे पास तो x-3 ऑरेंजेस आए हैं जो कि 15 रुपये के आए हैं, है ना। तो मिस्टर मेहरा कैलकुलेट करेंगे, कहेंगे कि एक ऑरेंज जो है मिस्टर मेहरा के लिए 15/x-3 का होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनो, अब जब ऑब्वियस सी बात है कि अगर रास्ते में 3 खाए हैं तो मिस्टर मेहरा को तो वो सारा एक एक ऑरेंज महंगा पड़ रहा है, उसने रास्ते में 3 खा लिए, ज़्यादा ऑरेंजेस मिलने थे लेकिन कम मिल रहे हैं, इसका मतलब ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा होगा, जो सर्वेंट के लिए कम होगा। अब यहाँ पे कितना पैसे ज़्यादा हैं, देखो मिस्टर मेहरा को 25 पैसे हर एक ऑरेंज पे ज़्यादा देने पड़ गए क्योंकि रास्ते में उसने 3 खा लिए। तो इसका मतलब है ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आप इसे लिखोगे कैसे, आप इसे लिखोगे 15/x-3 माइनस 15/x और कितने पैसे, 25 पैसे, ठीक है। ध्यान से देख लेना, 25 पैसे थे इसमें, ध्यान से देख लेना। तो 25 पैसे एक्स्ट्रा मतलब 25/100। हमने इसे कट किया 1/4, 15 कॉमन लिया यहाँ से, 1/x-3 माइनस 1/x इक्वल्स टू 1/4। 15 कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया x, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई और इधर इसका मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/4। तो ये आ गया 15x-x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया और x² माइनस 3x इक्वल्स टू 1/4। x से x कट गया तो ये हो गया 15 और 3 है, नीचे हो गया x² माइनस 3x इक्वल्स टू 1/4। 15 3 जा हो गया यहाँ पे 45, है ना, और 45 × 4 इक्वल्स टू x² माइनस 3x। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 4 जा 20 और 180 इक्वल्स टू x² माइनस 3x। x² माइनस 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक बनेगी 15x प्लस 12x माइनस 180। सॉल्व किया, x कॉमन तो x माइनस 15
प्लस 12 एक्स माइनस 15। इसका मतलब x की वैल्यू आने वाली है हमारी पॉजिटिव वाली, मतलब x की वैल्यू 15 आएगी। यानी कि एक्चुअल में अगर आप लॉजिकली देखो तो 15 ऑरेंजेस उसको मिले थे 15 रुपये में, तो एक ऑरेंज 1 रुपये का पड़ता उसको। लेकिन रास्ते में उसने क्या बोला अपने हेड को जाके कि मुझे सिर्फ 12 ऑरेंजेस मिले हैं, तो उसने लगाया, तो उसके हिसाब से उसका हर एक ऑरेंज जो था वो 1.25, यानी हर एक ऑरेंज 1.25 पैसे का पड़ा। तो यानी इनको महंगा पड़ा ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, डिवाइड करके, ये समझाया है। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक ट्रेडर ने एक्स आर्टिकल्स लिए, मान लो आप 600 रुपीज़ लेके गए मार्केट में और आपको कुछ पेन मिले, लेट इट बी एक्स आर्टिकल्स, पेन मिले, आर्टिकल्स को पेन समझ लो। अब आप जब एक आर्टिकल के पैसे निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 600 अपॉन एक्स। जैसे मान लो आपको 600 रुपीज़ में 10 पेन मिले, तो आप एक पेन के पैसे कैसे निकालोगे, आप कहोगे ना 60 रुपीज़ का एक पेन है, तो कैसे 600 अपॉन 10 डिवाइड, वही चीज़ की। तो उसने कहा एक आर्टिकल बताओ, ठीक है बता दी हमने, एक की फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया। अब उसने बोला है इफ़ द कॉस्ट प्राइस वर 5 मोर पर आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की अगर कॉस्ट प्राइस को 5 रुपये से बढ़ा दिया जाए तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स दैट कैन बी बॉट फॉर 600 वुड बी 4 लेस। अगर हर, जैसे मान लो अब पहले आपको एक पेन 60 रुपीज़ का पड़ रहा था, लेट इट बी, अब वही पेन के प्राइस जो हैं वो 5 रुपीज़ बढ़ गए हों, तो आपको अगर आप 600 लेके जाओगे तो क्या आपको पहले वाले ही पेन मिलेंगे, नहीं, अब आपको कम पेन मिलेंगे। तो कितने कम मिलेंगे, तो उसने सबसे पहले क्या बोला है, अगर आपके एक आर्टिकल का जो है, एक आर्टिकल का प्राइस अगर उस पर 5 रुपीज़ बढ़ा दिए जाएँ तो आपको जो नए आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। अब नए आर्टिकल्स ढूंढते हैं कि कैसे होगा। ये तो हमारे, अब ये हो क्या गई 600 अपॉन एक्स, ये न्यू प्राइस हो गया ईच आर्टिकल का। पहले तो सबसे पहले ये समझो, ईच आर्टिकल का। लेकिन मेरे पास तो 600 रुपीज़ थे, ठीक है, मैं 600 रुपीज़ में अब कितने आर्टिकल्स, 4 आर्टिकल्स कम ला रही हूँ। पहले मैं एक्स आर्टिकल्स ला रही थी, नाउ एक्स माइनस 4 आर्टिकल्स ला रही हूँ मैं, कितने रुपए के, 600 रुपीज़ के। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि एक आर्टिकल में अब कितने का ला रही होंगी, मुझे कितने का पड़ेगा, तो आप कहोगे 600 अपॉन एक्स माइनस 4 का, राइट। अभी ये, लेकिन इसके हिसाब से इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने जो बोला, उन्होंने कहा अब नए आर्टिकल की प्राइस ये है, तो ये दोनों एक ही तो बात है, चाहे ऐसे लिखूँ चाहे ऐसे लिखूँ। इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हमने सामने लिख दिया तो हमें मिली ये एक इक्वेशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसने कहा इसको सॉल्व भी करना है, तो आप ऐसा करो, x को x के पास में ले जाओ, तो आपका हो जाएगा 600 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 600 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। 600 कॉमन ले लो, 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। 600 फिर कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया एक्स माइनस 4, ये मल्टीप्लाई में चला गया और ये यहाँ चला गया मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू 5 है। हमने इसको सॉल्व किया, 600 यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, साइन पे ध्यान जरूर देना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 5, ये इससे कट गया, तो यहाँ आया 600 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 5 से आप काट लो, ठीक है, तो ये आ गया 480 और यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x। आपने इसको सॉल्व किया तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, सॉरी 4x है, यहाँ पे 4x है, ठीक है, 4x माइनस 480 इक्वल्स टू 0। 480 से हमें 4 बनाना है, सिंपली है 24 2 जा, मतलब ये हो गया 24x प्लस 20x माइनस 480। तो यहाँ पे आ गया आपका x माइनस 24 प्लस 20 x माइनस 24। तो ये आ गया आपकी वैल्यू, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 24। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ एक ऐसा ही क्वेश्चन है जो आपकी जो स्कूल की रिकमेंडेड बुक्स होती हैं उसमें होता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। देखो इसमें क्या बोला है, एक ऑडिटोरियम है जिसमें सीट्स अरेंज हैं रोज़ और कॉलम में, ठीक है, और नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ सीट्स के इक्वल हैं। जैसे आप क्लास में कभी बैठते होगे तो आप कहते हो ना कि ये मेरी रो है, ठीक है, दूसरा कहेगा ये मेरी रो है, मान लो ये 3 रो है। ऐसे इमेजिन करो कि आपकी क्लास में 3 रो हैं और हर एक रो में टोटल 3 सीट्स हैं, मतलब ऐसे 3 लोग बैठे हुए हैं इसमें। तो उसने कहा है इन एन ऑडिटोरियम सीट्स आर अरेंज इन रोज एंड कॉलम, द नंबर ऑफ रोज वर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ईच रो में जितनी सीट्स हैं, मतलब अगर 3 रो हैं तो 3 ही सीट्स होंगी इसमें। तो अब यहाँ पर बोला है कि मैं मान लेती हूँ रोज़ जो हैं वो x हैं और जितनी रोज़ हैं उतनी ही सीट्स हैं।
अब मान लो इस सीट में 3 लोग हैं, ठीक है, तो 3 और जैसे मान लो इधर 3 लोग बैठे हैं, इधर 3 लोग बैठे हैं, इधर 3, क्योंकि 3 रो हैं, तो आपके टोटल बच्चे कितने बैठे हैं, 9 ना। तो आपने कैसे पता लगाया, आपने रोज इंटू सीट्स कर दी, इससे आपको टोटल ये पता लग जाएगा कि कितने लोग उसमें बैठे हुए हैं। तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ रोज वॉज डबल, यानी नंबर ऑफ रोज को अगर आप डबल कर दो, मतलब 2x कर दो, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो और रिड्यूस बाय 10, जितनी भी ईच रो में सीट्स थी आपने उसको रिड्यूस कर दिया। तो मेरे को वैसे तो पता है कि y और x बराबर ही हैं, ठीक है, अभी मैंने अलग अलग माना है, लेकिन पहली लाइन में देखो लिखा हुआ है कि रोज और ये बराबर हैं। तो अभी आप y की जगह x भी लिख सकते हो, पर अभी मैं y लिख रही हूँ, ठीक है। y को जब मैंने 10 से रिड्यूस किया, तो अब जो मेरे पास टोटल सीट्स आई हैं वो आई हैं 300। मैं आपको बता रही हूँ टोटल जो सीट्स होंगी, यानी जो टोटल बच्चे बैठे हैं, वो आप कैसे पता लगाओगे, कितनी रोज हैं और हर रो में कितनी सीट्स हैं, इससे पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको यही पता लगा टोटल, यानी x इंटू वाई, वो दे रखा है आपको 300। अब आपको y की वैल्यू पता है कि y की वैल्यू है x, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, इसने ये नहीं बोला कि अब टोटल सीट्स 300 है, उसने ये बोला है कि अब टोटल सीट्स 300 से बढ़ गई है। मतलब पहले टोटल सीट्स एक्स वाई थी, तो अब टोटल सीट्स एक्स वाई प्लस 300 है, तो आपको इसमें एक्स वाई भी प्लस करना पड़ेगा। फिर ध्यान से सुनो, रोज और कॉलम बराबर थे, दोनों को एक्स और वाई मान के पहले हमने माना वाई और एक्स बराबर है। फिर बोला अगर रोज को डबल कर दिया जाए और सीट को 10 से रिड्यूस कर दिया जाए, तो जो नई सीट्स होंगी वो 300 से बढ़ जाएंगी। तो पहले सीट्स ये थी ओरिजिनली, अब न्यू सीट्स हो गई ये। तो आपको यहाँ पर पता है 300 लिखा, और x और y तो बराबर ही हैं, तो x y की जगह भी x लिख दिया। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिली 2x स्क्वायर माइनस 20x इक्वल टू 300 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर चला गया, तो यानी आपको मिली ये फाइनल इक्वेशन। अब आपको 300 से बनाना है, ये तो साफ है, 20 और 30 हो गया, तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लिया और आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, जिसमें कि x की वैल्यू आ गई आपकी 30, मतलब 30 ही रोज थी और 30 ही उसमें सीट्स थी हर रो में, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ केस स्टडीज़ भी आने लगी हैं, इसलिए हम केस स्टडीज़ को देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देते हैं। इसमें बोला हुआ है एक स्टोन है जिसको थ्रो किया गया है एयर में फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ध्यान से देख लेना। एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट एच दे रखी है और हाइट ऑफ स्टोन भी दे रखा है। देखो अब केस स्टडीज़ जो है ना, कभी कभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको ये भी आने चाहिए। तो यहाँ पे बोला एक स्टोन है जिसको आपने थ्रो किया एयर में, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मतलब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने इसको स्टोन को फेंका, जिस बिल्डिंग से फेंका उसकी हाइट एच है, हाइट ऑफ द स्टोन अबव द ग्राउंड इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में ये इतना गया है, 5t स्क्वायर प्लस 30t प्लस 2, ठीक है, ये गई है। अब उसने कहा है टी इज़ अ टाइम है, हाउ हाई विल द स्टोन, यानी ये जो है ना ये हाइट है, हाउ हाई विल द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद क्या होगी। बस आप इस क्वेश्चन में टी की जगह 2 पुट कर दो, आपको पता लग जाएगा कि 2 सेकेंड में क्या होगी। सीधे आपने पुट किया 4 2 का स्क्वायर प्लस 30 इंटू 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका टाइम है, कोई साइन का तो नहीं है, ठीक है, 4 4 5 जा 20 है ना, 60 प्लस 2 यानी कि ये हो गया 82, ठीक है, यहाँ नॉर्मली हो गया। अब आगे सुनो दूसरी बार, यहाँ पे बोला है फ्रॉम व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड द स्टोन इज थ्रोन, किस हाइट से ग्राउंड के अबव से इसको थ्रो किया गया है। तो अब वो हाइट निकालनी है, तो स्टोन को तो यहाँ से फेंका गया है, तो आप ये हाइट कैसे पता लगाओगे कि किस हाइट से अबव द ग्राउंड है जो स्टोन को थ्रोन है। पहले आप ये हाइट निकाल लो 0 सेकेंड में, ठीक है, कि कितनी हुई है। जैसे ही आपको ये पता लग जाएगी ना, तो आप अपने आप ही उस हाइट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप इसमें टी की जगह पे 0 पुट कर दो, जैसे मान लो। तो अब जैसे ही मैं टी के लिए इनिशियल हाइट जो है, यानी मैं जब बिल्डिंग के ऊपर खड़ी थी, तो अगर मैं इनिशियल हाइट जो है टी 0 में मानूँ, तो यहाँ पर मुझे एच की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब 2 मिलेगी। अब ये 2 मिली है ना हाइट, तो अब आपसे ये तो पता लग गया कि आपने इसको कहाँ से फेंका था। अब उसने कहा एट व्हाट टाइम विल द स्टोन बी 37 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड से 37 मीटर कब होगा, कितने ऊपर होगा। तो आपको क्या करना है, इसी इक्वेशन में जो आपको गिवन है, आपसे टाइम पूछा है ना, तो आपको अब ये पता है कि कितनी हाइट है, तो आप इसमें लिख दो थर्ड पार्ट के लिए 37 इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 30t प्लस 2, ये माइनस में चला गया तो 5t स्क्वायर प्लस 30t, और ये माइनस में आ गया माइनस का 35। कॉमन ले लोगे तो भी आपका 5 कॉमन लेके आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 7, 7 से आप स्प्लिट कर सकते हो, 7 और 1 तो अपने आप ही 6 आ जाएगा, और आपको हाइट भी पता लग जाएगी, यानी टाइम पता लग जाएगा इस क्वेश्चन में। इसमें हाइट नहीं पूछी, इसमें टाइम पूछा है, हाइट दे रखी है, आपने हाइट पुट करी और आपको टाइम भी पता लग गया।
ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो मलिक और राकेश हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों नेबर्स हैं, गुरुग्राम में रहते हैं, इनकी फैमिली में एक्सीलेंट टर्म्स हैं। ड्यूरिंग समर दे डिसाइड टू गो वेकेशन, ठीक है, ये सब लिखा है, और दोनों जीप से जाते हैं, और नहीं, मलिक जीप से जाता है और राकेश अपनी कार से जाने की सोच रहा है। मलिक जब जीप से ट्रैवल करता है तो मलिक जो है उसकी जो स्पीड है वो है x, मतलब जिससे भी वो ट्रैवल कर रहा है, और राकेश जिससे ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर स्लोअर है इससे, मतलब 10 कम है। राकेश जो है उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे मलिक से। इसका मतलब है राकेश का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा और मलिक का टाइम जो कम होगा, और कितना टाइम का गैप होगा, 2 घंटे का। दोनों की जो रोड ट्रिप है वो 975 किलोमीटर की है। तो अगर मैं राकेश का टाइम निकालूं तो मैं जानती हूँ टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर राकेश का डिस्टेंस भी 975 ही है लेकिन राकेश की स्पीड x-10 है, वहीं पर मलिक का डिस्टेंस भी उतना ही है लेकिन मलिक की स्पीड x है, और दोनों को टाइम में 2 घंटे का गैप मिला है। अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय राकेश इन 5 आवर। राकेश ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा 5 आवर में। तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड जो है वो कितनी थी राकेश की, वो थी x-10, नॉर्मली कम थी, और टाइम कितना था 5 घंटे, ये इसका डिस्टेंस हो गया। अगर वो बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ मलिक, अगर मुझे स्पीड चाहिए मलिक की तो स्पीड इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना है 975, और टाइम मान लेते हैं हमने, उसने कितने टाइम में किया ये तो बताया ही नहीं है, तो हमें टाइम के लिए हम टी ही लिखेंगे। अब स्पीड ऑफ मलिक पूछी है और टाइम पूछा है, तो आपने ये जो इक्वेशन बनाई थी ना 975 अपॉन x-10 माइनस 975 अपॉन x इक्वल्स टू 2, आप बस इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके आपको x की वैल्यू मिलेगी। ये x जो था ये मलिक की स्पीड थी, इसमें से 10 कम कर दोगे तो आपको किसकी स्पीड मिल जाएगी, राकेश की स्पीड मिल जाएगी। सब कुछ पता लग गया, अगर आपको स्पीड पता लग गई तो आपको डिस्टेंस कवर निकालने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और आप उसे नॉर्मली भी निकाल सकते हो। यहाँ पर उसने आपसे ये नहीं पूछा है, तो आप जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं आप बस उसको सॉल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया, अब ये भी उसी टाइप का ही क्वेश्चन है, इसीलिए थोड़ा सा बच्चे इसमें स्टक हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला हुआ है एक एम्प्लॉयर है, पहले तो ध्यान से देखना, फाइंड दैट इफ़ ही इंक्रीजेज द वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर बाय 5। वीकली वेजेस का मतलब है जो हफ्ते में पैसे मिलते थे उन वर्कर को हर एक वर्कर के 5 रुपये बढ़ा दिए गए। एंड एम्प्लॉय 5 वर्कर लेस, अब उसने जो भी पहले वर्कर काम कर रहे थे उसमें से 5 वर्कर को हटा दिया, जिसकी वजह से वो पहले हफ्ते में जितने भी वर्कर्स को मिलके पैसे, पहले 3150 रुपये जो दे रहा था, अब वो सारे को मिला के 3250 दे रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि अगर ओरिजिनली मैं मान के चलती हूँ इनिशियली कि ओरिजिनली वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो वीकली वर्कर थे, उनकी जो वेजेस थी, ठीक है, ध्यान रखना, पैसे जो मिलते हैं पर वर्कर को, यानी हर एक वर्कर को जो मिलते थे वो मान लो आपको x रुपये मिलते थे। अब हुआ क्या, और ओरिजिनली जो टोटल बिल था, मान लो मैंने वर्कर्स रखे थे 5, तो ये x जो है वो 5 वर्करों के हफ्ते के पैसे हैं, वर्कर नहीं है, पैसे हैं उनके। और यहाँ पे टोटल जो मैं उन्हें बिल दे रही थी वो दे रही थी 3150 रुपये बांट रही थी। तो अगर मुझे पता लगाना है कि नंबर ऑफ वर्कर्स थे कितने, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि मैं सबको जितने पैसे दे रही थी अपॉन एक बंदे को कितना पैसे दे रही थी, ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर। अब हुआ क्या, तो उसने बोला कि 5 वर्कर्स को कम कर दिया गया, बट देखते हैं कि हुआ क्या। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जो ओरिजिनली जो पैसे थे, जो वीकली वेजेस थी, अब हम कह देंगे नाउ वीकली वेजेस पर वर्कर, हर एक वर्कर को जो पहले पैसे मिल रहे थे अब उस पैसों को 5 रुपये से बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और अब जो मैं टोटल बिल में दे रही हूँ वो दे रही हूँ 3250। तो अब जो न्यू वर्कर्स आएंगे मेरे पास, टोटल न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स जो होंगे वो मैं कैसे निकालूंगी, जो मैं टोटल पैसे बांट रही हूँ और एक बंदे को मैं कितने पैसे दे रही हूँ, ये हो गया। इसकी वजह से ध्यान से देखना, ये तो हमारे पहले के वर्कर हैं, ये अब हमारे न्यू वर्कर हैं। दोनों वर्कर्स में इतने डिफरेंस कितने का दे रखा है, 5 वर्कर कम कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि जो पहले वाले वर्कर्स थे वो ज़्यादा थे और अब जो वर्कर्स हैं वो कम हैं। इसका मतलब 3150 अपॉन एक्स बड़ा है और 3250 अपॉन एक्स प्लस 5 छोटा है, इक्वल्स टू कितना डिफरेंस है, 5 का। बस आपको ये इक्वेशन है, अब हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 3150 अपॉन एक्स माइनस 3250 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5।
एलसीएम लिया, क्योंकि सेम नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। यहाँ पर आ गया 3150 एक्स प्लस 5 माइनस 3250 एक्स इक्वल्स टू 5। ये इधर चला गया, ये हो गया 3150 एक्स प्लस 5 5 जा 25 और 7 और 5 3 जा 15 माइनस 3250 एक्स इक्वल्स टू 5x और x प्लस 5। सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 25 और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 100x प्लस 15750। सबको उधर शिफ्ट किया तो ये बन गया 5x स्क्वायर प्लस 25, अच्छा x भी आएगा यहाँ, 25x प्लस 100x माइनस 15750। तो ये हो गया 125 और कॉमन होके छोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 525 माइनस 3150। ये बन गई क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर देते हैं, कुछ नहीं है 25 है और बन रहा है 3150 से, इसका मतलब है 70x माइनस 45x। 45 ही होगा ना, 5 10 और 5 हो गया, हाँ ठीक है। अब माइनस 3150, x कॉमन लिया x प्लस 70 माइनस 45 कॉमन लिया x प्लस 70। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन हमें तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। इसका मतलब है हर एक पर्सन को पहले वीक में कितने रुपीज़ मिल रहे थे, हर एक वर्कर को ओरिजिनली 45 रुपीज़ वीकली वेजेस मिल रहे थे। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं ये क्वेश्चन, देखो ये भी उसी टाइप का ही है, लेकिन आपको यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। बस इसमें एक न्यू चीज़ ऐड है, वो है प्रॉफिट वाली बात, इसलिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, एक ट्रेडर है जिसने कुछ आर्टिकल्स बॉट किए 1200 के। मैं मान के चलती हूँ कि मैं एक्स आर्टिकल्स बाय करके आई कितने रुपए के, 1200 के। तो यानी एक आर्टिकल जो है वो मुझे पड़ेगा 1200 अपॉन एक्स। अब तो हम समझ भी चुके हैं। अब उसने बोला 10 आर्टिकल्स जो थे वो डैमेज हो गए हैं, तो 10 आर्टिकल्स जो हैं वो डैमेज हो गए, मतलब अब लेफ्ट आर्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, x माइनस 10। एंड आगे पढ़ते हैं, एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट 2 मोर वॉट ही पेड फॉर इट। मतलब मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल 1200 रुपीज़ का एक आर्टिकल खरीद के मैं कुछ 10 आर्टिकल लाई, तो एक तरीके से मेरे को एक आर्टिकल 120 रुपीज़ का पड़ेगा। लेकिन रास्ते में मेरे 10 आर्टिकल्स ख़त्म हो गए, तो मुझे पैसा प्रॉफिट कमाने के लिए जो मेरे पास बचे हुए पैसे आर्टिकल्स हैं मैं उन्हें ज़्यादा पैसों में बेचूंगी। तो उसने कहा है जिस आर्टिकल को आप खरीद के लाए थे ना, जिस पैसों में आप इस पैसों में खरीद के लाए थे एक आर्टिकल को, आपने अब क्या किया, आपने अब हर एक आर्टिकल की जो न्यू आर्टिकल है उसकी एसपी में ना आपने इतने का नहीं बेचा जितने का खरीदा है, 2 रुपीज़ बढ़ा के बेचा। लेकिन क्या आपने सिर्फ एक ही आर्टिकल बेचा है, नहीं, आपने तो x माइनस 10 आर्टिकल्स बेचे हैं। यानी आपके पास जो टोटल एसपी होगी किनकी, x माइनस 10 आर्टिकल्स की, वो क्या होगी, एक आर्टिकल की आपको पता है तो आपने इसमें इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जैसे मान लो अगर मैंने एक चीज़ 120 की थी और 122 रुपीज़ की बेची मान लो, तो अगर मैं 10 चीज़ें बेचूंगी तो 122 इंटू 10 ही करूँगी ना, तो मैंने x माइनस 10 आर्टिकल्स बेचे हैं अब, और पहले एक आर्टिकल मैं कितने का बेच रही हूँ, इतने का। तो ये मुझे टोटल एसपी मिल गई। लेकिन क्या मैं टोटल इतने का खरीद के लाई थी मैं टोटल सीपी इतने की। इसका मतलब टोटल सेलिंग प्राइस मेरी जो थी वो थी ये, और टोटल कॉस्ट प्राइस थी ये। उसने कहा इसके बाद आपको प्रॉफिट हुआ, एक आर्टिकल पे नहीं हुआ, टोटल होल ट्रांजेक्शन पे मुझे 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब प्रॉफिट इक्वल टू होता क्या है, प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट मुझे 60 का हुआ, टोटल सेलिंग प्राइस मैंने यहाँ पे लिखी हुई है जो कि मेरी ये आई है, ठीक है, और टोटल कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है, 1200। तो ये 1200 जो है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1260। तो 1260 इक्वल टू एक्स माइनस 10 और यहाँ पर था 1200 अपॉन एक्स प्लस 2। आपने इसे डिवाइड में ले गए तो 1260 अपॉन एक्स माइनस 10 इक्वल टू 1200 अपॉन एक्स प्लस 2। इसको उधर शिफ्ट कर दिया x को x के पास में, और यहाँ पर आपका ये हो गया सॉल्व। एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आ गया x माइनस 10, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 1260x और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 1200 x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1260x माइनस 1200x प्लस 12,000। ध्यान रखना है, साइन पर ध्यान देना है, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है, माइनस 10x इक्वल्स टू 2। ये कट हुआ तो ये आ गया 60x प्लस 12,000 इक्वल्स अपॉन ये 2 इधर है, इसके पास चला गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो ये हो गया 60x प्लस 12,000 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 20x। सबको उधर भेजा तो 20 और 2 ये हो गया 80, तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 12,000। 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 2,
ठीक है, अब आपको ये 60 से बनाना है, तो 60 से ये कैसे बन जाएगा, आई थिंक इसका 100 और 60 कर दो, बस ख़त्म हो गया। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 100x, माइनस का लेना, ठीक है 40 है, ठीक है, प्लस का 60x माइनस 60,000। सॉल्व कर रहा है आपने और आपको x की वैल्यू मिल गई 100, मतलब एक्चुअल में आर्टिकल आपके पास 100 थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट में, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक इंडिया की फ़्लाइट है फ्रॉम मुंबई टू कोलाबा वॉज डिले बाय 60 मिनट्स ड्यू टू इमरजेंसी लैंडिंग ऑन द प्लेन विशाख मतलब विशाखापट्टनम एज पैसेंजर्स इन द फ्लाइट सडनली हैड कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, किसी को हार्ट अटैक आया, उसकी वजह से फ्लाइट लेट हो गई। नाउ टू रीच डेस्टिनेशन 1800 किलोमीटर फ्रॉम दिस टू कोलम्बो इन टाइम द पैसेंजर कुड कैच देयर कनेक्टिंग फ्लाइट द स्पीड ऑफ प्लेन इंक्रीज बाय 300। मतलब बस ये बताना चाह रहे हैं कि पहले ओरिजिनली एक प्लेन की स्पीड x थी, अब हुआ क्या, डिले हो गई। कितनी डिले हो गई, टाइम में गैप जो आ गया वो आ गया 60 मिनट का। ठीक है, 60 मिनट मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, 1 घंटे का। ठीक है, अब 1 घंटे का गैप आया और डिस्टेंस जो था वो था आपका 1800 किलोमीटर। अब उसने कहा है कि प्लेन ने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ाई, वो लेट हो गया था। अब भाई सामने वाला पर्सन जो इसमें बैठा है, हो सकता है उसकी कोई दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट हो, तो उसको वहाँ पे दूसरी फ्लाइट कैच करनी हो, तो लेट हो जाएगा वो। तो उसने अपनी ओरिजिनल स्पीड से न्यू स्पीड कर दी और उस स्पीड को बढ़ा दिया 300 से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए ये बताओ कि जो यूजुअल स्पीड अगर x थी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। तो आप ये देखो, टाइम जो है डिले हुआ, मान लो टाइम में जो गैप आया वो 1 घंटे का आया, तो टाइम इक्वल टू होता क्या है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम जानते हैं ये बात, डिस्टेंस 1800 ही है, पर स्पीड जो है अभी x है। ठीक है, मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ, मुझे नहीं पता ये बड़ा है कि ये बड़ा है, अभी आपको समझाऊंगी। फिर यहाँ पे 1800 है और यहाँ पर जो स्पीड है वो बढ़ा दी गई है 300 से, और टाइम है ये। अब आप सोचो कि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो पहले जो थी इसकी वजह से ये लेट हुई है, यानी ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम जल्दी पहुँचा रही है, इसका मतलब है वही बड़ा है, तो बीच में माइनस आ गया। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन बनानी है, आपने 1800 कॉमन लिया, 1/x माइनस 1/x प्लस 300, 300 स्पीड बढ़ा दी है अपॉन 1। यहाँ पर आ जाएगा आपका 1800, एलसीएम लिया तो हो गया x प्लस 300, ये हो गया x प्लस 300 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। इस x से x कट गया तो यहाँ पर आ गया आपका 1800 और यहाँ है 300 और नीचे यहाँ पर था एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 300x इक्वल्स टू टाइम है 1। आपने यहाँ 1800 इंटू 300 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 300x। आपको इससे बनाना है तो आप 600 इंटू 3, 9 और 6, हाँ आप ऐसा कर सकते हो, आप इसको उधर भेजो और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर इसको सॉल्व करते टाइम यहाँ मिलेगा 900x माइनस 600x। मैंने यहीं पे डायरेक्टली कर दिया, 18 को मैंने माइंड में किया, 6 और 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 है तो 9 और ये बनेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 600x है तो x प्लस 900, तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव 600 वाली, क्योंकि 900 तो नेगेटिव है। इसका मतलब ओरिजिनली वो 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था प्लेन और बाद में 300 और बढ़ गई, तो यहाँ पर ये हो गया, यही पूछा था। फिर आपने इससे पूछा है नेचर ऑफ द रूट्स और यूजुअल स्पीड। नेचर ऑफ द रूट्स के लिए मैं आपके लिए एक टॉपिक लाऊंगी जिसके आप क्वाड्रेटिक को देख के ही बता दोगे, वो एक नेक्स्ट चैप्टर में है, और यूजुअल स्पीड हमने बता ही दी है। ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता है थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा है। आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वेंस 7/2, मतलब टोटल मान लो स्वेंस आपने किसी फॉरेस्ट में देखी है वो x थी, जिसमें उसने बोला 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ टोटल नंबर, यानी ये जो टोटल स्वेंस थी 7/2 स्क्वायर रूट इस नंबर का, ठीक है, आर प्लेइंग इन दी पॉन्ड, यानी ये पॉन्ड्स में खेल रही थी, एंड द 2 रिमेनिंग आर स्विंगिंग, मतलब 2 जो थी वो वाटर में फ्लोट कर रही थी, एक तरीके से ये समझ लो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्वैन, इसका मतलब क्या है, टोटल स्वैन x थी, ठीक है, जिसमें से इतनी जो थी वो तो पॉन्ड्स में देखी गई है ना, और बाकी की जो 2 थी वो ये, इसका मतलब ये जो दोनों को मिला के टोटल स्वैन ही तो थी, तो ये दोनों स्वैन हो चाहे इनको अकेले देखा जाए वही बात है, लेकिन यहाँ रूट है तो हम क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आ गया 7√x प्लस 4। फिर हम इसे इधर भेजते हैं तो ये हो गया 2x इक्वल टू 7√x प्लस 4। अब ये रूट है ना, थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है तो इसे उधर भेजो पहले,
ठीक है। अब क्या करो, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करो। जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 2x माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट का तो 49 और यहाँ हो गया x, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8 टू 4 टू जा 8 टू जा 16x इक्वल टू 49x। तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये इधर माइनस किया 16 और ये हो गया 5 और ये हो गया 65x और प्लस का 16। सिंपली आपकी क्वाड्रेटिक बन चुकी है और 64 है। देखो इसका मल्टीप्लाई किया जाता है इससे, तब बन के ये बनता है। तो ये हो गया माइनस का 64x माइनस का 1x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। ये हो गई हमारी 4x, x माइनस 4 क्या बचा था हमारा यहाँ पे 4 और ये हो गया, हाँ आपका आ गया 16 और दूसरा कितना है आपका, दूसरा भी यही है -1। तो यानी आपको मिली वैल्यू x की, एक तो 16 मिली और एक 1/4। 1/4 स्वयं थोड़ी हो सकती है, तो यानी टोटल 16 ही स्वयं थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टिक करके इसको ध्यान से पढ़ना कि कैसे होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को करते हैं और हमारे सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके पेपर के लिए। अब यहाँ क्या लिखा है, एक ट्रेन है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ठीक है, स्पीड टाइम ही है, एंड टेक 48 मिनट्स लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखो मान लो ओरिजिनल जो स्पीड है वो x थी, ठीक है, ट्रेन की। अब उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, तो जो न्यू स्पीड है वो हो गई x+5। तो जिसकी वजह से टाइम में गैप आया। कितने का गैप आ गया, 48 मिनट्स का। मिनट्स का मतलब है आर में बदलोगे तो 60 से डिवाइड करोगे, चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो ये हो गया आपका 4/5, ठीक है। अब सुनो, पहले अगर आप टाइम निकालते हो ओरिजिनल तो आप डिस्टेंस लिखोगे 360 और स्पीड x। जो न्यू टाइम निकालोगे तो आप लिखोगे 360 अपॉन ये। अब आप खुद सोचो, अगर आप अपने स्कूल से घर जा रहे हो और आप अपनी स्कूटी की स्पीड को बढ़ा दो तो आप घर जल्दी पहुंचोगे, यानी स्पीड बढ़ाने से टाइम कम होता है। इसका मतलब ये टाइम कम होगा और ये टाइम ज़्यादा होगा। तो 360 अपॉन एक्स ज़्यादा होगा और 360 अपॉन x+5 कम होगा, इक्वल्स टू है 4/5। अब आपको इतना समझ में आ गया है तो अब ये आपके लिए है। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका क्या आंसर आया है। और फाइनली ये सेशन कंप्लीट हो चुका है क्वाड्रेटिक का। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कोई भी आपको डाउट्स हैं तो वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।